क्या है देखो वही लिखूंगा मैं, फटाफट फटाफट पढ़ देता हूँ। कफ, क्रोनिक कफ मिल सकता है, डिसिप्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सब हिमोप्टिस यानी ब्लड इन स्प्यूटम, चेस्ट और शोल्डर में पेन, टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होना, आपके लंग्स में इन्फेक्शन होना, तो ये अर्ली होगा। लेट में पूरी बॉडी के, जैसे बोन पेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन अगर ब्रेन में चला गया तो, चेस्ट पेन, टाइटनेस, डिस्फेजिया हो रहा था, क्यों? क्योंकि आपका ईसोफेगस अफेक्ट हो रहा था, तो डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, है ना। हेड एंड नेक में एडिमा हो सकता है, आपकी आईज अफेक्ट हो रही थी, हॉर्नर सिंड्रोम, ब्लड विजन, हेडेक, वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फ्लूइड रिफ्यूजन, लीवर अफेक्ट हो रहा था तो लीवर मेटास्टेटिस, रीजनल स्प्रेड, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? अब इन्वेस्टिगेशंस कैसे कराएंगे? इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? कुछ नहीं करना सर, वो बेसिक देखो, हमेशा किसी भी लंग्स का इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी कैंसर का, याद रखना, किसी भी कैंसर का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि वो जिस जगह पर हमें लग रहा है उस जगह के थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेते हैं। टिश्यू मतलब सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं, वो उसी टिश्यू बोलते हैं। उसको निकाल के फिर उसको लैब में टेस्ट कर लेते हैं, और उसी से पता चल जाता है कि ये जो सेल्स हैं ये नॉर्मल वाल सेल्स हैं या ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर इससे ये भी पता चल जाता है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, कि मतलब जो ग्रोथ चल रही है लंग्स से ही हुआ है कि कहीं से फैल के आया है या क्या है। तो वो पूरी हम क्या है वो उसी को बोलते हैं टिश्यू बायोप्सी, इसी को टिश्यू बायोप्सी बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है लंग्स के, कि लंग्स के लिए नहीं, किसी भी कैंसर के लिए। इसमें क्या करेंगे, लंग, इसमें किसकी बायोप्सी कर देंगे? लंग, लंग की बायोप्सी कर देंगे। ठीक है, तो वो टिश्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही हमें पता चलता है। और मेन क्या कराओगे, लंग्स है तो CXR, CXR का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। ये याद रखना, ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म होता है। कभी भी एक डॉक्टर होगा ना, वो डॉक्टर होगा तो वो जब भी अपने उसमें लिखेगा तो वो कभी चेस्ट एक्सरे पूरा नहीं लिखेगा लैब डायग्नोस के लिए, वो हमेशा इतना लिख देगा CXR। अगर आपको नहीं पता ना क्या होता है तो आप भी नहीं समझ पाओगे, तो ये याद रखा करो शॉर्ट फॉर्म। इसलिए बहुत बार बताता रहता हूँ कि हाइपरटेंशन का STN होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज का CH है ना, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज का CHD होता है, कंजना है ना, और क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का CHF होता है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। ये ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म होते हैं। हाइपरटेंशन का STN होता है, डायबिटीज का DM होता है। ये हमेशा याद रखा करो, ये क्या है डॉक्टर्स इसी लैंग्वेज में मेंशन करते हैं। बाकी फिर क्या करोगे, CT स्कैन कराओगे, है ना। CT स्कैन में भी लंग्स के लिए HRCT करी जाती है। HRCT का मतलब होती है CT स्कैन मगर हाई रेजोल्यूशन की, बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। जो नॉर्मल CT स्कैन होती है उससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की होती है। तो लंग्स में जनरली HRCT लिखा जाता है, CT स्कैन नहीं लिखा जाता। MRI, बाकी वही चीज, स्प्यूटम निकल रहा है तो स्प्यूटम को ले लो, उसको टेस्ट करो। क्यों? क्योंकि जो सेल्स आपके हो रहे हैं वो स्प्यूटम के अंदर भी तो आएंगे। तो सेल साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल्स की स्टडी करना, स्प्यूटम के अंदर है ना। फिर ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है वही सब, कि पूरा अंदर कैमरा वैमरा डाल के पूरा अंदर देखना कि अंदर के सेल्स की कैसी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो वो हमें पूरे नजर आएंगे अलग से, है ना। ट्रांसथोरेसिक फाइन निडल एस्पिरेशन का मतलब होता है आपने बहुत बार देखा है कि लंग्स एक निडल डाल देते हैं लंग्स में, बाहर से ही निडल डाल देते हैं और फ्लूइड को निकाल लेते हैं, और फ्लूइड को निकाल के उसकी स्टडी करते हैं, उसमें हमें दिख जाएगा निडल एस्पिरेशन इन लंग। इस तरीके से क्या करेंगे, ये अगर मैं आप इसकी लंग्स के अंदर डाल दो तो ये, क्योंकि होता तो सब जगह, हम पढ़ रहे हैं लंग्स का, तो आप लंग्स का देख लो इस तरीके से। ठीक है, लंग्स के बाहर से एक निडल डाल के पूरा का अंदर पूरा ये जो बायोप्सी, जो टिश्यूज है जो मेन ग्रोथ कर रहे हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं, मेन जो ग्रोथ कर रहे हैं, सेल ग्रोथ कर रहे हैं ये एबनॉर्मली, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसकी स्टडी कर लेते हैं। ये जो मेन जितने भी है ना, ये सब जो टेक्निक्स है ना, ये बाहर निकालने की है। फिर स्टडी तो उनको आखिरी में एक ही करना है कि उन टिश्यूज की स्टडी, बस। ठीक है, तो स्प्यूटम फाइब्रोटिक ब्रोंकोस्कोपी, फाइन नीडल एस्पिरेशन, ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, बायोप्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टिश्यू बायोप्सी। ठीक है ना। फिर बाकी एंडोस्कोपी, मतलब एंडोस्कोपी कहीं से भी, मतलब नीचे एनल से डाल के एंडोस्कोपी कर सकते हैं, मीडियस्टर्नम से डाल के मीडियस्टर्नोस्कोपी कर सकते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरेस्कोपिक सर्जरी करके। और ये सर्जरी करने का गोल क्या होता है कि वहां से उस टिश्यूज के पार्ट को काट के निकाल के बाहर लाया जाता है, फिर उसकी ऊपर लेट डायग्नोस करा जाता है, और उससे हमें पर्टिकुलर पता चल जाता है कि इसमें सेल ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो मेन एंड ऑफ द डे इसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पर्टिकुलर उसकी सेल ग्रोथ का ही देखने का होता है, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह तो है नहीं, कुछ तो है नहीं, तो उन टिश्यूज की ग्रोथ देखना बहुत जरूरी होता है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप बचपन से जानते हो कि हर कैंसर का मैनेजमेंट 3 पार्ट में ही करा जाता है, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ठीक है,
हमेशा सबसे जो प्रेफर होती है चॉइस, वो हमेशा देखो बाकी सब में हमारी जो फर्स्ट चॉइस क्या रहती है, कभी पता करा प्रेफरेंस ऑफ चॉइस का? अगर आपको कोई भी डिसीज हो, आपकी पहली प्रेफरेंस ऑफ चॉइस क्या होगी सर? ड्रग, दवाई लेना, ड्रग लेना। सर्जरी में क्या होगी पहली चॉइस? सर्जरी। सॉरी, कैंसर में क्या पहली चॉइस होगी सर? सर्जरी। बिल्कुल क्लियर, सर्जरी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए देखो हमारा, क्योंकि ये कोई देखो आप, मैं आपको ड्रग दे रहा हूं, मैं आपको दवाई खिलाता हूं, तो आपको ड्रग करता क्या है सर? हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल होता है, उसको मार देता है। अब आपका फॉरेन कौन है इसमें? कौन है फॉरेन? सर कोई फॉरेन ही नहीं है, हमारे ही है। मुझे एक बात बताओ, अगर फादर हो, अगर आपका बच्चा बिगड़ जाए, तो आप क्या करोगे? क्या कर सकते हो? तो कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो नहीं कि उसके भैया गलती होगी बाहर भगा दो, कुछ नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से अब हमको पता है कि हमारे ही सेल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते। तो जो ड्रग होते हैं ना, वो कभी भी, अब जैसे देखना, इसके जो ड्रग्स होते हैं कैंसर के, उनका काम कभी भी ये नहीं होता कि वो जो हमारे जो, जैसे मान के चलो ये दो सेल्स हैं। अब मैं आपको बहुत बेसिक्स से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। ये सपोज करो ये मेरे 5 सेल्स हैं, इनमें कैंसर हो चुकी है, ये और ये मेरे 5 सेल्स है, ये नॉर्मल है। ड्रग कैसे फाइंड आउट करेगा कि मुझे इन 5 सेल को पे ही काम करना है, ना कि इन 5 सेल पे? कैसे फाइंड आउट करेगा मुझे तो बताओ। ड्रग को कोई आपने कैमरा लगा के दिया है कि नहीं नहीं भैया इनको फाइंड आउट कर लेना, इनको मत करना, आपको इन्हीं को मारना है, इनको नहीं मारना है? कैसे करोगे? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये दोनों ही आपके हैं, सेल्स तो दोनों ही आपके हैं ना। एंड ऑफ द डे दोनों ही सेल्स आपके हैं सर, फिर क्या करें? तो फिर क्या कर सकते हैं सर? हम फिर ड्रग से एक ही काम कर सकते हैं कि ठीक है, ये जो कन्वर्जन हो गया ये हो जाने तो ठीक है, हो गया। अब बाकी ये वाला सेल्स इसको ना कन्वर्ट कर ले, हम ड्रग से उसे रोकते हैं। हमारा मेन गोल होता है कि ये जो कन्वर्जन है इसे आगे मत होने दो, जितना हो गया उतना हो गया। तो ये ड्रग ड्रग कीमोथेरेपी जनरली वहां चूज करी जाती है जहां हमें पता है कि ठीक है भैया, कि जहां पर सर्जरी, मैं बता रहा हूं पहला तो पॉइंट ये होता है कि हमें पता है कि ठीक है यार कुछ पार्ट अफेक्ट हुआ है, कोई बात नहीं। कोई अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान के चलो कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह है कि जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, हमें मालूम है अगर हमने सर्जरी से, जैसे पर्टिकुलर मान के चलो आपके हार्ट में हो गया, ब्रेन में हो गया, अगर हमें मालूम है इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? अगर हमने इसको कहीं कट कर लिया तो ये दिक्कत हो जाएगी कि इसकी डेथ हो सकती है, तो फिर इसको इसमें कीमोथेरेपी चलती है। सर दूसरा केस और क्या हो सकता है कि हमको मालूम है कि बहुत छोटे अमाउंट में ही सेल ग्रोथ करें हैं, बस सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं है, हम अगर हम यहां से ग्रोथ रोक देंगे तो पेशेंट बच जाएगा, ये चीज हो सकता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहां सर्जरी फेल हो जाती है। कहां पर? क्योंकि देखो मेन सर्जरी हम यही चूज करते हैं, हमारा पहले गोल होता है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ठीक है किसी को ब्रेस्ट में हुआ है, कहीं भी अगर हमें लगता है ना कि यार ये वाला पार्ट काट के अलग कर सकते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले प्रेफरेंस यही लेता है, आपसे बोलता है कि भैया देखो कोई गारंटी नहीं है, आज तो मैं आपकी रोक दे रहा हूं, आप एक काम करो ड्रग खाओ, आज रुक गई, कल की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ये कब कल कन्वर्जन फिर से स्टार्ट हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। और बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि ये ड्रग से रुके, हम ट्राई कर सकते हैं। तो वो हमेशा यही कहता है कि आप सबसे पहले ये काम करो, पहली फुर्सत में से कटवा लो, इसको बाहर निकाल लो। अगर ये बाहर निकल गया ना, तो ये क्या होगा, आगे ग्रोथ का बिल्कुल ही चांस खत्म। तो सबसे पहली प्रेफरेंसेस यही होती है कि सर्जरी करके उस पार्ट को अलग ही कर दो, अगर कॉम्प्लिकेशन मिनिमल है तो। ठीक है, तो पहले केस में, नहीं तो फिर कीमो। और दूसरा केस अगर ऐसा बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत दिमाग लगाना, मान के चलो मेरे 10 सेल हैं, उनमें कैंसर इस तरीके से हुई है, 3 ही है, फिर 3 ही है, समझना अच्छे से, मैं बहुत उससे समझा रहा हूं। फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। अब आप कैसे सर्जरी करोगे? ऐसे करोगे कि कुछ पार्ट इसका ये निकाल लो, फिर बीच में ये निकाल लो, फिर ये छोड़ दो, फिर ये छोड़ दो, कर पाओगे सर्जरी? सर पॉसिबल ही नहीं है ना। या तो आपको मालूम हो, क्योंकि बिनाइन सर्जरी, यही ये सर्जरी कौन सी होती है? ये होती है मेटास्टेटिस हो गया, अब ये फैल गया, कुछ यहाँ के सेल्स अफेक्टेड हो रहे हैं, कुछ यहाँ के सेल्स अफेक्टेड होंगे, कुछ और आगे के सेल्स अफेक्टेड होंगे, कैसे निकाल पाओगे इतना सारा पार्ट सर्जरी में? हम नहीं निकाल पाएंगे सर। तो सर्जरी कहां करी जाएगी? सर्जरी करी जाएगी बिनाइन कंडीशन में, जब हमें अपना टारगेट पता है कि भैया हमारा टारगेट यही है, सिर्फ सिर्फ जो कैंसर है वो इतनी जगह पर ही फैला है, इसको बाहर निकाल के खत्म करो, खत्म कर दो और निकाल दो, वरना ये कल को कोई गारंटी नहीं है कब मेटास्टेटिस हो जाए।
अभी तो शांत बैठा है और चलो हमने ड्रग से शांत कर दें। तो अगर वहां नहीं, अगर ऐसे केसेस में तो फिर हमें ड्रग से देना पड़ती है, तो वहां पर हमारी कीमोथेरेपी चलती है। क्लियर। और कीमोथेरेपी का ही एक और एडवांस लेवल पार्ट होता है, उसे ही बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन जो आप समझते हो ना, रेडिएशंस होती है बहुत सारी, उनको क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, हमारा मेन गोल होता है, हमें पता है कि जैसे मान के चलो कंडीशन ऐसी है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, अब हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, रेडिएशन की जो बीम्स होती हैं वो पर्टिकुलर, अगर हमने इन्हें टारगेट कर लिया तो वो सिर्फ इन्हीं पर ऐसा टारगेट करके इन्हीं को ऐसे कर देंगी, क्या कि इनकी जो ग्रोथ है इसको रोक देगी। अगर इसकी ग्रोथ रुक गई तो ये आगे वाले पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, मगर इसको खत्म नहीं करती, खत्म नहीं कर सकती, बस इनकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। आप अपने सेल को नहीं मार सकते, अपने सेल को मारोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमारा मेन काम होता है उनकी ग्रोथ को रोकना। क्यों? क्योंकि बॉडी तो फिर उसको खत्म कर देगी, हमने ग्रोथ को रोक दिया ना, हमारी बॉडी देखेगी अरे अब नॉर्मल काम कर रहे हैं ना, भगाओ उसको, चलो हटाओ, हमारी बॉडी क्लियरेंस कर देगी। आप तो ग्रोथ को रोक लो। ठीक है। तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि भैया कीमोथेरेपी, देखो डिपेंड करता है लेवल ऑफ माइल्ड, अगर कंडीशन बिनाइन है तो बिल्कुल सर्जरी करके लोग निकल लेते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ड्रग व्रग से भी काम चल जाता है। तो वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ कंडीशन। तो यही मैं इतनी देर से आपको समझाना चाह रहा था कि इसमें सर्जरी हमेशा प्रेफरेंस ऑफ चॉइस होती है किसी भी कैंसर में, हमें ना, अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल, क्योंकि कोई गारंटी, आपने बहुत कॉमन सुना होगा, बहुत कॉमन सुना होगा, अरे उनने ड्रग लिए पूरे लिए कीमोथेरेपी बाल चले गया, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत कॉमन सुना होगा। मेरी कितने सारे केसेस देखे हैं जो वापस फिर आ गया 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। क्यों? क्योंकि उतने टाइम पे ग्रोथ आपने कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देख के रोक दी थी, आपने बंद करी, फिर एक्टिवेट हो गई, और अगली बार जो होगी वो डबल से खतरनाक होगी, पहले से खतरनाक होगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि एक बार जो जिस वार को उसने पहचान लिया, अगली बार वो खतरनाक वार से, वो सेम वार से नहीं मरेगा, फिर आपको और हैवी ड्रग देने पड़ेंगे और करना पड़ेगा, और अगली बार जो ग्रोथ होगी वो और फास्ट होगी। तो इसलिए जब सेकंड बार स्टार्ट होता है तो डेथ बहुत कॉमन हो जाती है पहली बार के कंपेयर में। इसीलिए याद रखना कि अगर किसी को पहली बार डेथ, जब कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है, अगली बार होती है तो उसमें डेथ इतनी कॉमन क्यों होती है? क्योंकि अगली बार होता है वो बहुत पावर के साथ होती है फिर, क्योंकि इतनी देर से वो सेल क्या रुके हुए थे आपके ड्रग की वजह से। जैसे ड्रग का इफेक्ट खत्म होता है तो वो क्या होता है, एकदम से स्प्रिंग को दबा देते ना, वो बाउंस करके आते हैं और वो खतरनाक तरीके से स्प्रेड करते हैं और आपकी सारी चीजों को बर्बाद कर देते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे सर्जरी, ये सारी सर्जरी को हम एक एक करके बहुत डीप में पढ़ेंगे, आज नहीं, ये हमारा टॉपिक्स रहेंगे। लोबेक्टोमी का मतलब होता है, जैसे मान, अब ये देखो लोबेक, सीधी सी बात है, कैंसर कहाँ फैला हुआ है, वहीं तो सर्जरी करोगे, पूरा लंग काट लोगे क्या? अगर मेरे को अगर किसी की सर्जरी करनी है, अगर मेरे को मालूम है कि उसके राइट लंग का अपर लोब में ही सिर्फ फैला हुआ है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं लोबेक्टोमी। या मिडिल लोब में फैला है तो सिर्फ इसको काट के बाहर निकाल दूं, या इंफीरियर लोब में या इसके अपर में तो इसको बोलते हैं लोबेक्टोमी, सिर्फ एक लोब को काटना। इन सबको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो लोबेक्टोमी समझ आ गया होगा, एक लोबेक्टोमी। सेकंड वन होता है बाई लोबेक्टोमी, दो लोब एक साथ काट लेना, जैसे इसका सुपीरियर काट लिया, मीडियल काट लिया। अच्छा, हमेशा याद रखना बाई लोबेक्टोमी सिर्फ और सिर्फ राइट लंग में होती है, लेफ्ट में नहीं होती भैया। सर लेफ्ट में क्यों नहीं होती बाई लोबेक्टोमी? दिमाग लगाओ भैया, लेफ्ट में लोब ही दो होते हैं, अगर लेफ्ट में मैं बाई लोबेक्टोमी कर दूंगा तो पूरा लंग ही निकल गया ना, तो उसको फिर उसको बोलते हैं न्यूमेक्टोमी। न्यूमेक्टोमी का मतलब होता है इंटायर लंग को बाहर निकाल देना, इंटायर लंग को। तो जो बाइलोबेक्टोमी होती है ना, ये पूछते हैं बाइलोबेक्टोमी से क्वेश्चंस आते हैं, वो जब एडवांस लेवल के दोगे ना एमपीटी वगैरह के, तो उसमें वैसा क्वेश्चन आता है। बाइलोबेक्टोमी में ऐसा दे देंगे, राइट बाइलोबेक्टोमी डन इन राइट लोब, लेफ्ट लोब, बोथ, तो बच्चे लिखे आएंगे बोथ, तो बोथ नहीं, सिर्फ राइट। लेब को कर दो तो उसे न्यूमेक्टोमिक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि राइट लेफ्ट में लोब ही दो होते हैं, अपर वन और लोअर वन, इसके दोनों ही हटा दोगे तो इंटायर लंग ही नहीं चला गया। इसको फिर अगर इंटायर लंग चला गया तो उसे लोबेक्टोमी नहीं, उसे बोलते हैं नीमेक्टोमी। ठीक है। तो बाइलोबेक्टोमी इज ऑलवेज डन इन राइट लंग, नॉट लेफ्ट लंग। ये देखो फटाफट समझो, लोबेक्टोमी सिंगल लोब निकाला, बाइलोबेक्टोमी दो लोब निकाल लिए, ओनली ऑन राइट साइड, लेफ्ट में नहीं, क्योंकि लेफ्ट में दो ही लोग होते हैं। फिर एक न्यूमेक्टोमी, न्यूमेक्टोमी का होता है इंटायर लंग को निकाल देना, लेफ्ट को या राइट को। फिर एक होता है स्लीप रिजेक्शन। स्लीप रिजेक्शन का मतलब होता है कि हमें पता है कि वहां पर हमें मालूम है कि जैसे मान के चलो ये मेरा लंग है पूरा, ये मेरा पूरा लंग है, अगर अब मुझे पता है कि मेरे अपर सुपीरियर लोब का सिर्फ इतने ही पार्ट में कैंसर है, सिर्फ इतने में, तो मैं क्या पूरा सुपीरियर लोब हटा दूं, मैं पूरी लोबेक्टोमी कर दूं? नहीं सर, मैं क्यों करूंगा, मैं पूरा लोब क्यों निकालूंगा? तो फिर मैं क्या करूंगा सर, मैं सिर्फ इस कैंसीरियस वाले जो इतने पार्ट को यहां से काट के अलग कर दूंगा, यानी ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये कैंसीरियस पार्ट है। तो मैं क्या बोलूंगा,
कि कैंसेरियस पार्ट विच इज प्रेजेंट इन सुपीरियर लोब ऑफ राइट एंगल, उसको मैं कट करके अलग कर रहा हूं। यहां पर सर्जरी में यही तो लिखा होगा। उस सर्जरी के नाम को बोलते हैं स्लीप रिजेक्शन। कैंसेरियस लोब इज रिमूव्ड एंड सेगमेंट ऑफ द मेन ब्रोंकस इज रिजेक्टेड। ठीक है, फिर हमारा आता है बेज रिजेक्शन। बेज रिजेक्शन का मतलब होता है, बेज का मतलब होता है एक शेप में निकालना, पर्टिकुलर इस शेप में निकालना। इस शेप में, अगर मैं बोलूं इस शेप में निकालना, ये पाई के शेप में, इस शेप में, इसको बोलते हैं बेज रिजेक्शन। ऐसा पाई के शेप में निकालना, इसको बस बेज रिजेक्शन बोला जाता है। एक सर्जरी का टाइप होता है, ये हर सर्जरी में देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो आपका स्लिम होगा। कैंसरियस, जितना कैंसरियस पार्ट था उसको रिमूव कर लिया, है ना। ठीक है, ये जो हम निकाल लेते हैं नियोमेक्टोमी में पूरा लंग, सेगमेंट में अभी बता दो, वेज रिजेक्शन में पाई वाला बता दिया, सेगमेंट में मैंने जो आपको ये सेगमेंट बताए थे बहुत सारे, ये लंग्स के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं ना, अगर पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट को निकाल रहे हो तो उसे बोलते हैं सेगमेंटोमी। सब नाम पे हैं, कोई याद करने के लिए। लोब निकाल रहे हैं तो लोबेक्टोमी, दो लोब निकाल रहा है, बाइलोबेक्टोमी कैंसर वाले पार्ट को निकाल रहा है, स्लीप रिजेक्शन एंटायर लंग को, न्यूमेक्टोमी सेगमेंट को निकाल रहा है, सेगमेंटोमी वेज को निकाल रहा है, सिर्फ वेज शेप में निकाल रहे तो वेज रिजेक्शन, है ना। और लंग्स के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, अभी मैं पढ़ा के आ चुका हूं, अभी मैंने बताया कि लंग्स है ना, लंग्स के ऊपर, ये जो लंग्स है इसके ऊपर जो एक आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है, ये आउटर कवरिंग होती है ना लंग्स की। अब अपन को कौन सा कैंसर पढ़ के आए थे, एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में किसका कैंसर होता है, लंग्स के ऊपर के प्लूरा का हो रहा था। इसको जब कट करते हैं इसको बोलते हैं क्या, प्लूरेक्टोमी। इसको बोलते हैं चेस्ट वॉल रिजेक्शन। चेस्ट वॉल रिजेक्शन इसका नाम है स्पेशली, इसको बोलते हैं डिकॉर्शन। याद रखना, इसको हम डीप में पढ़ेंगे, इसको डिकॉर्शन के नाम से प्लूरेक्टोमी भी बोलते हैं, प्लस स्पेशल नाम होता है डिकॉर्शन। ठीक है, डिकॉर्शन के नाम से ये भी हम सर्जरी पूरी डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, चेस्ट वॉल रिजेक्शन विद रिमूवल ऑफ कैंसरियस लंग टिश्यू फॉर कैंसर दैट हैव इन्वेडेड दी चेस्ट वॉल। तो ऊपर की जो चेस्ट वॉल होती है उसको कट करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उसी को रिजेक्ट, इसी को क्या नाम स्पेशल दे दिया मैंने, डिकॉर्शन। इसको डिकॉर्शन के नाम से हम जानते हैं। मेन फिर हमारा रेडिएशन मैंने पूरा समझा दिया है, मैं देखो ऊपर पूरा समझा चुका हूं, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। अब मैं तो आपको बताता चलता हूँ कि क्या 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 जो मैंने बताया था। अगर हमारी सर्जरी नहीं हो पा रही तो हम फिर क्या है, रेडिएशन करेंगे। रेडिएशन में क्या होता है हम जानते हैं, यूजफुल इन कंट्रोलिंग दी न्यूप्लाज्म। अब मैंने बताया था, ये बताइए, ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता है। हम कंट्रोल रोक सकते हैं, जो पुराने हैं उन्हें हम नहीं हटा सकते इससे, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता, तो हम सिर्फ उनको कंट्रोल करते हैं। तो यूजफुल इन कंट्रोलिंग दी न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म का होता है न्यू कैंसरस सेल्स को बनने से। न्यू कैंसरस सेल कैसे बनते हैं, क्योंकि एक सेल ये जो कैंसर वाला है और एक सेल है नॉन कैंसर वाला, ये इसको बना देगा। तो हम क्या करते थे, इसी ग्रोथ को रोकते थे, इसको इतना क्या वीक कर देते थे कि ये अपने अगल वाले बगल वाले सेल्स को क्या ना कर पाए, अफेक्ट ना कर पाए। तो यही इसको ये रेडिएशन से रोकते हैं, और कीमोथेरेपी इसको ड्रग से रोकती है, बस यही काम होता है। तो यूजफुल इन कंट्रोलिंग दी न्यूप्लाज्म दैट कैन नॉट बी सर्जिकली रिमूव्ड। और मैं बता चुका हूं सर्जिकली क्यों नहीं, कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हम सर्जरी, अब मैंने पूरा समझा दिया, बार बार नहीं समझाऊंगा कि उस पार्ट को हम सर्जिकली नहीं हटा सकते। या फिर मैंने बताया कि मेटास्टेटिस है, तो कैसे हटाओगे, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो किस तरीके से हटाओगे, तो फिर यही करनी पड़ेगी, है ना। और प्लस क्या करेंगे, यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर। क्यों, क्योंकि अगर जब आप उसकी पावर को कम कर दोगे, जब उसको ग्रोथ नहीं करने दोगे, तो सीधी सी बात है इसकी साइज का, इसका ट्यूमर का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सेल्स कैसे हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, तो वहां से रिड्यूस आएगी। और मे हेल्प टू रिमूव दी सिम्टम्स, जैसे, और इससे क्या होगा, जब सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी तो उसकी वजह से जो मेन आपको सिम्टम्स आ रहे थे वो सब कम हो जाएंगे। हेल्प टू रिमूव दी सिम्टम्स लाइक कफ, चेस्ट पेन, डिफिकल्ट। फिर कीमोथेरेपी हमारा लास्ट वन पार्ट बचा, हमने भी बात करी कीमोथेरेपी भी क्यों देते हैं, यूज टू अल्टर ट्यूमर ग्रोथ। वही जो हम लाइन इतनी देर से समझा रहे हैं, क्या करते हैं, ट्यूमर ग्रोथ की जो उसकी रेट है उसको अल्टर करते हैं। और टू ट्रीट दी पेशेंट विद मेटास्टेटिस, के जो है वो ना फैले, बस कुल मिला के वही बात है, जैसे घुमा के फैला के जलेबी की तरह बोल रहे हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपकी हेल्प, जितना समझाने वाला था समझा दिया। यहाँ पर करो नाम याद, ठीक है, कि कौन कौन से दिए जाते हैं। जो नॉन स्मॉल सेल्स वाले, पहले स्मॉल सेल कर लो, क्योंकि स्मॉल सेल पहले पढ़ के आए, तो 20 to 25% थे। उसमें जो जनरली ड्रग यूज करा जाता है होता है सिस्प्लास्टिन या
इटोपोसाइड, ठीक है। ये ड्रग का नाम याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नॉन स्मॉल सेल वाला जो से 75 to 80% था, उसमें जो 2 ड्रग मेजरली दिए जाते हैं। एक तो उसमें ये तो दिया ही जाता है सिस कार्बोप्लेटिन, एक ड्रग ये हो गया। इसके साथ आप एक ड्रग और दे सकते हो, वो डिपेंड करता है चॉइस पर कि कैंसर की जो ग्रोथ है, जो सेल्स की ग्रोथ है, वो किस रेट पर है। तो उसमें टैक्सोल होता है या टैक्सोटियर होता है या क्या होता है, जेमसिटिबाइन होता है। तो एक तो सिस कार्बोप्लेटिन दिया ही जाता है, उसके साथ आप चाहे टैक्सोल या टैक्सोटियर, ये सब क्या होता है, हाई एमजी में हो जाते हैं कि किस रेट पे, तो उस रेट पे दिया जाता है। स्मॉल सेल में सिस प्लास्टिन या इथोपोसाइड दिया जाता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ और अदर ड्रग भी होते हैं जैसे इथोपोसाइड, पैसिलिटैक्सिल, साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरूबिसिन, विनब्लास्टिन, सिसब्लास्टिन, ऐसे भी सुने होंगे, सिसब्लास्टिन भी होता है। ये सब होते हैं ना, ये सब आपके क्या कैंसरियस सेल है, ठीक है, वो सॉरी कैंसरियस ड्रग है। क्लियर। फिर बाकी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती हैं जो आपको क्या करती हैं, बेसिक है, मतलब जैसे मेन तो 3 ही होती हैं, मैं हम समझा चुके हैं, है ना, आपकी यही पूरी के कीमो, रेडिएशन और सर्जरी। अब इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, इसमें फिर तो वो बहुत बेसिक होती है, योगा वोगा मन से लिखे आना, इंक्लूड एक्यूपंक्चर। अब देखो मेन यही है, बाकी सब तो क्या है, आपके जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे, कैंसर थोड़ा ना रोक लेंगे, ठीक है। तो जैसे फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, जैसे बहुत सारी विटामिन की हर्बल मेडिसिन लो, इनसे क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स कम हो जाएंगे। योगा करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी करो। अब इन सब से आपका फिजियोथेरेपी से लंग कैंसर ठीक हो जाए, नहीं होएगा, क्या होगा, लेकिन उसकी हमें मालूम है कि अगर आप उसका कैंसर ठीक तो ड्रग से भी नहीं हो रहा, हमें मालूम है, तो फिर अब हम उसकी जिंदगी तो बढ़ा सकते हैं, हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसकी लंग्स की पावर बढ़ा दी, तो वो जहां 1 साल जीने वाला था, आपकी मदद से 2 साल जी गया। तो हमने लाइफ स्पैन तो हमने बढ़ाई, क्योंकि ड्रग भी नहीं बढ़ा पा रहे थे, ड्रग नहीं बढ़ा पा रहे थे, बिल्कुल कैंसर में नहीं बढ़ा पाते, तो आप ये मान लो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर में, चाहे वो कैंसर किसी भी लेवल का हो। और अगर वो लंग का है, फिर तो जो लंग पीटी है वो तो मतलब उसके लिए समझ लो गॉडफादर है, मतलब एकदम पूरा लेवल ही बढ़ा देती है, ठीक है। चेस्ट पीटी आपका ये प्रॉपर कर सकती है, प्ले या वाइटल रोल, है ना। और फिर आखिरी में होता है, अगर मान के चलो किसी का, मान के चलो बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट, पूरा लंग की जो प्लूरा थी, मैंने आपको बताया ना, प्लूरा पूरी अफेक्ट हो गई, अगर ये प्लूरा पूरी अफेक्ट हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, तो हम पढ़ के आ चुके थे, प्लूरा अफेक्ट हो रही थी तो क्या हो रहा था, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्लूरा 2 चीज से बनती है, विसरा और पराइटल, और उनके बीच में क्या होता है, प्लूरिटिक फ्लूइड, तो उसी वो फ्लूइड भर जाता है, उसी को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब कैंसर बहुत ज्यादा फैल जाता है तो ये फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है कि लंग को कंप्रेस करने लग जाता है, लंग को क्या करने लग जाता है, कंप्रेस करने लग जाता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको बगल बगल वाले में दिखेगा, तो देखो इस वन वाले में नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल है, इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें देखो कितना बढ़ गया। अब ये अगर ये फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ गई, ये इतनी थी, इससे ये तो गई, तो ये प्रेशर नहीं लगाएगी लंग्स पर, तो लंग्स दबेंगे तो हमारे लंग्स अफेक्टेड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लूइड को हम कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे सर इस फ्लूइड को कम, ये काम कर सकते हैं कि इसको हम ड्रेन कर ले, बाहर निकाल लें, क्या कर सकते हैं, यही तो बाहर कर सकते हैं। मगर ठीक है सर, चलो आज हमने बाहर निकाल लिया, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी, निकाल लिया, लेकिन अगर मान के चलो कल को किसी को, अगर आप किसी का कैंसर तो ठीक नहीं हुआ, तो कल तो फिर फ्लूइड भर जाएगा, आज निकाल लोगे, कल फिर फ्लूइड भर जाएगा, फिर क्या करोगे सर। तो सर फिर हम उसके लिए नई टेक्निक यूज करेंगे, जिसका नाम होता है प्लूरोडिसिस। देखो पहले तो लाइन पढ़ो, मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन शुड बी ड्रेन्ड। एक तो हम निकाल लो, खींच लो, अगर हमें पता है कि कल को नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं, तो भैया फिर वो फ्लूइड निकाल लो। लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं भैया, इफ द पेशेंट, अगर हमें लगता है कि नहीं, फिर वापस हो जाएंगी चीज, अगर हमने आज फ्लूइड निकाल लिया, फिर 1 महीने बाद भर जाएगा, फिर क्या करोगे सर। फिर हमारा काम होता है प्लूरोडेसिस करना। प्लूरोडेसिस का मतलब होता है कि ये जो हमारा ये वाला पार्ट था, जहां पर नॉर्मल लंग फ्लूइड होता है, वहां पर हम कुछ ऐसे ड्रग डाल देते हैं जो वहां पर फ्लूइड को खट्टा नहीं होने देते। क्या नहीं करने देते, प्लूरोडेसिस क्या होती है, कोलैप्स द स्पेस बिटवीन द लेयर ऑफ द प्लूरा, ये जो आपकी जो विसरल और जो पराइटल होती है, इसके बीच में ड्रग भर देते हैं, तो ये बिल्कुल इसको कोलैप्स कर देती है कि यहाँ फ्लूइड भरने की, मतलब कि नॉर्मल अमाउंट में जितना जरूरत है उतना ही भर पाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई भी यहाँ फ्लूइड वो ड्रग कलेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है।
बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं होने का। देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लूरोडायसिस, ठीक है। ये हमारी एंड वन प्रोसेस, तो इसको हम प्लूरोडायसिस करके कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर लंग कार्सिनोमा, लंग कैंसर, ठीक है। थैंक यू।